हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ चुकी सैनी मेरे यूट्यूब चैनल एएनएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रक न्यूक्लियस, जिसको कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी कोशिका की मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उपापचयी क्रियाएं होती है, उन सब पे नियंत्रण रखता है। इसीलिए केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, जिसकी आज अपन संरचना, रासायनिक संगठन, कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्रक और इसको न्यूक्लियस भी कहा जाता है। सबसे पहले केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी 1831 में। 1831 में की। और ऑर्किड पादप की मूल कोशिकाओं में सर्वप्रथम इन्होंने देखा और इस संरचना को रॉबर्ट ब्राउन ने एरियोला नाम दिया। ये तो था इसकी खोज। उसके बाद केंद्रक का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? कैरियोलॉजी, यानी केंद्रक का अध्ययन है कैरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि केंद्रक का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब इस केंद्रक की आकार कैसी होती है, आकृति कैसी होती है और किन कोशिकाओं में कितनी होती है, इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ये है कि केंद्रक किन किन कोशिकाओं में उपस्थित होता है। अपने पास कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? केंद्रक झिल्ली रहित होता है, कोशिका द्रव्य में फैला रहता है, जिसको जीनोफोर भी कहते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? जंतु कोशिका, और पादप कोशिका। इनमें ये उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पादप कोशिका में ये उपस्थित होते हैं। बट स्तनधारी का मीन्स यहाँ होता है दूध पिलाने वाले, यानी जो मादाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती है उनको स्तनधारी कहा जाता है। स्तनधारियों की आरबीसी में अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। और पादपों में चालनी नलिकाएं, चालनी नलिकाओं में ये अनुपस्थित होती हैं। स्टूडेंट, ये जो चालनी नलिकाएं होती है एंजियोस्पर्म प्लांट की जो फ्लोएम तंतु होते हैं उनका एक पार्ट होती है चालनी नलिकाएं। ये आरबीसी और चालनी नलिकाओं में अब्सेंट होता है केंद्रक। बट स्तनधारी जैसे लामा,
व ऊंट, लामा व ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, क्योंकि केंद्रक है स्तनधारियों की आरबीसी में एब्सेंट होता है, बट लामा और ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, क्योंकि लामा और ऊंट दोनों ही क्या है, स्तनधारी जीव है। और एंजियोस्पर्म पादप की जो फ्लोएम होते हैं उनका एक पार्ट होता है चालनी नलिकाएं, उसमें भी क्या होता है, केंद्रक एब्सेंट होता है। दूसरा इसके बात करेंगे आकार। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ये 5 माइक्रोन मीटर से लेकर 30 माइक्रोमीटर तक इनकी आकार होता है। केंद्रक का आकार यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 5 माइक्रोमीटर से लेकर 30 माइक्रोमीटर तक होती है। एक ये है जो केंद्रक का आकार है, वो गुणसूत्रों की संख्या और कोशिका की जैविक क्रिया और गुणसूत्रों की जैविक क्रिया कोशिका द्रव्य के आयतन पर निर्भर करती है। कोशिका का आयतन और केंद्रक इनके बीच एक निश्चित अनुपात पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी कहा जाता है। और इसके न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में एक वैज्ञानिक थे हर्टविग, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, जिसके बारे में हम देख लेते हैं। केंद्रक का आकार गुणसूत्रों की संख्या कोशिका की क्रियात्मक अवस्था व कोशिका के आयतन पर निर्भर करता है। केंद्रक व कोशिका का आयतन, कोशिका के आयतन में एक निश्चित अनुपात होता है। निश्चित अनुपात होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहा जाता है। इस इंडेक्स से संबंधित हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने फॉर्मूला दिया था। एक सूत्र हर्टविग ने एक सूत्र यानी फॉर्मूला दिया, वो था NP बराबर VN VC माइनस VN। NP का अपना मतलब है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स और VN केंद्रक का आयतन, VC
कोशिका का आयतन। ये फॉर्मूला हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस फॉर्मूले की सहायता से केंद्रक का आकार निकाला जा सकता है। कौन सी कोशिका में केंद्रक का आकार कितना होता है, जो हर्टविग द्वारा दिए गए फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक और है, जैसे कि कोशिका का आयतन बढ़ता है तो एनपी का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे जैसे कोशिका का आयतन बढ़ता है वैसे वैसे एनपी का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। उसके बाद एनपी का बैलेंस बिगड़ने के बाद कोशिका क्या करती है कि अपने सेल डिवीजन करती है, कोशिका को डिवाइड करती है और डिवीजन होने के बाद एनपी का बैलेंस अपने आप ही मैनेज हो जाता है। ये तो थी इसका इंडेक्स के बारे में। अब आकार, उसकी आकृति के बारे में जानेंगे। आकृति, शेप। ये अंडाकार या फिर गोलाकार हो सकते हैं। अंडाकार, गोलाकार हो सकते हैं। बट डब्ल्यूबीसी में केंद्रक अनियमित आकार का होता है। अनियमित आकार का होता है। ये शेप की बात हो गई। अब देख लेते हैं कि केंद्रक की संख्या कोशिकाओं में कितनी होती है। वैसे तो प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, बट अपवाद स्वरूप कई कोशिकाएं ऐसी भी होती है जिसमें दो या बहुत सारे केंद्रक, अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है जिन्हें मोनोन्यूक्लिएट संरचना कहा जाता है। और पैरामीशियम व कार्टिलेज की कोशिकाओं में दो केंद्रक उपस्थित होते हैं। जिन्हें बाइन्यूक्लियर या द्विकेंद्र की संरचना कहते हैं। एस्केरिस की अधिचर्म और नारियल के भ्रूणपोष, जिसको नारियल पानी भी कहते हैं, नारियल पानी। वाउचेरिया क्या होता है? एक शैवाल होता है। और कवकों में म्यूकर, इनमें अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। अनेक केंद्रक उपस्थित होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। एस्केरिस के अधिचर्म, नारियल के भ्रूणपोष या नारियल पानी। वाउचेरिया ये एक शैवाल होता है।
इनमें अनेक केंद्रक उपस्थित होते हैं। जब जंतु कोशिका में अनेक केंद्रक उपस्थित होते हैं, तब ये क्या कहलाता है? सिनसियम। ये अवस्था सिनसियम कहलाती है। और जब पादप कोशिका में अनेक केंद्रक उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे? सहकोशिक अवस्था कहा जाता है। इसके बाद केंद्रक का रासायनिक संगठन देख लेते हैं। रासायनिक संगठन, रासायनिक केंद्रक के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो उनमें उनका रासायनिक केंद्रक का रासायनिक संगठन कहलाता है। सबसे पहले उसमें न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। एंजाइम, खनिज लवण जैसे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन भी इसमें दो प्रकार की होती है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन और क्रोमेटिन जालक। स्टूडेंट्स, ये तो था इनका रासायनिक संगठन केंद्रक का। अब हम केंद्रक की संरचना के बारे में जानेंगे कि केंद्रक की संरचना में कौन कौन से तत्व, कौन कौन सी चीजें उपस्थित होती है, उसके बारे में अब डिटेल से हम जानेंगे। संरचना में सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि केंद्रक होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग है। और इसकी बाह्य झिल्ली से कौन सा कोशिकांग अटैच होता है? ER, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। और केंद्रक में क्रोमेटिन जालक प्रेजेंट होते हैं, आरएनए होता है, डीएनए होता है, प्रोटीन्स होती है जो दो प्रकार की होती है, और एक केंद्रिका उपस्थित होती है जो परिधि की ओर पाई जाती है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। केंद्रक कैसा है, हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में हमने जाना था कि केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त
कोशिकांग, इसमें दो झिल्लियां होती है, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, जिनकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। ये एक झिल्ली की मोटाई होती है, दोनों झिल्ली की मोटाई यानी एक की 75 तो दूसरी की भी कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों झिल्लियों के बीच दोनों झिल्लियों के बीच 300 से 400 एंगस्ट्रॉम के केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं, जिनका आकार अष्टकोणीय होता है। इन केंद्रक छिद्रों के बीच पोर कॉम्प्लेक्स नामक संरचना पाई जाती है। और इसमें एक द्रव्य भरा होता है, जिन्हें एनुलाई कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये एनुलाई का करैक्टर है जो जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका का ये मेन करैक्टर होता है। पादप कोशिका में एनुलाई नहीं पाया जाता है। दोनों झिल्लियों के मध्य 10 से लेकर 50 नैनोमीटर का पेरी न्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है। और केंद्रक झिल्ली का निर्माण ER के द्वारा होता है। केंद्रक झिल्ली, नई केंद्रक झिल्ली का निर्माण नई केंद्रक झिल्ली का निर्माण कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था में ER द्वारा होता है। ER द्वारा होता है। ER को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपर्दवी जालिका कहा जाता है।
केंद्रक द्रव्य, सेकंड इसकी संरचना का पार्ट होता है केंद्रक द्रव्य, जिसको कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। ये कणिकीय कोलाइडियल एवं पारदर्शी होता है। इसमें डीएनए, आरएनए, एंजाइम व प्रोटीन उपस्थित होती है। प्रोटीन उपस्थित होती है। केंद्रक द्रव्य में क्रोमेटिन जालक भी पाया जाता है। इसका सेकंड पार्ट है केंद्रिक, थर्ड पार्ट केंद्रिका। केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में पाई जाती है। खोज, केंद्रिका की खोज फोंटाना ने 1781 में की और नाम बोमेन नामक वैज्ञानिक ने 1840 में दिया। ये झिल्ली रहित होती है। झिल्ली रहित होती है। केंद्रिक में आरएनए, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स उपस्थित होती है। इसका मुख्य कार्य केंद्रिक का मुख्य कार्य राइबोसोम की उप इकाइयों का निर्माण करना, और प्रोटीन निर्माण करना, क्योंकि जहां राइबोसोम उपस्थित होते हैं वहां प्रोटीनों का निर्माण होता है। इसीलिए तो राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा गया है, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा गया है। राइबोसोम जहाँ जहाँ उपस्थित होते हैं वहाँ प्रोटीन्स का निर्माण होता है। इसका फोर्थ पार्ट है क्रोमेटिन। फोर्थ पार्ट है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जालक। क्रोमेटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया।
फ्लेमिंग ने दिया। कोशिका विभाजन की इंटरफेज अवस्था में केंद्रक को एसिटोकार्मिन से अभिरंजित करने पर ये दो रंग के दिखाई देते हैं। क्रोमेटिन दो रंग के यानी हल्के रंग के क्या कहलाते हैं? यूक्रोमेटिन। ये सक्रिय होते हैं। और दूसरे होते हैं गहरे रंग के, जिनको हेट्रोक्रोमेटिन कहा गया। हेट्रोक्रोमेटिन कहा गया। ये अक्रिय पार्ट होते हैं, अक्रिय भाग होते हैं। आनुवंशिक दृष्टि से ये हेट्रोक्रोमेटिन है वो अक्रिय होते हैं। स्टूडेंट्स, जो क्रोमेटिन को दो नाम बताए हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, ये एमिल हीटज नामक वैज्ञानिक ने बताया था। एमिल हीटज नामक वैज्ञानिक ने क्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन दोनों ही नाम इन्होंने बताए थे। ये तो हो गई अपने केंद्रक की संरचना। इसके बाद केंद्रक के कार्य, क्या क्या कार्य हैं केंद्रक के? आप सभी जानते हो, ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। दूसरा, मेटाबॉलिक प्रोसेस में इनका महत्वपूर्ण भाग होता है। कार्य, कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं यानी उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। और ये सर्वप्रथम स्टूडेंट किसने बताया? सर्वप्रथम हेमरलिंग ने एसिटा बुलेरिया नामक शैवाल पर प्रयोग कर बताया। सबसे पहले हेमरलिंग ने ही इसको प्रूव किया था कि कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाओं पर केंद्रक नियंत्रण करता है। ये सबसे पहले हेमरलिंग ने एसिटा बुलेरिया नामक शैवाल पर प्रयोग करके बताया। हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि एसिटा बुलेरिया शैवाल जो पादप कोशिका, सबसे बड़ी पादप कोशिका इनमें पाई जाती है। इसका दूसरा अपन क्या कहेंगे? ब्रेन ऑफ सेल।
केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये तो था केंद्रक की स्ट्रक्चर, कार्य, जिनके बारे में हमने आज यहाँ जाना है। मेरा आज का टॉपिक केंद्रक आप लोगों को कैसा लगा है? यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ANS ग्रुप ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक मेरा वीडियो पहुंचे। थैंक्स।